चुनाव की गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आसमान भी आग बरसा रहा है। लोगों के दिलों में क्या चल रहा है? देखिए, चुनाव अपने मध्य के नज़दीक आ चुका है और 1 जून को चुनाव की समाप्ति होगी और 4 जून को उसका फैसला आएगा। पर फैसला आने से पहले ही लोगों ने फैसला कर लिया है। हमारे साथ करोल बाग के तमाम लोग हैं जो अपनी बात कहेंगे। सर, इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपको क्या नजर आता है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो सा है चुनाव का, हमारा जो मोदी जी का नाम है, जो मोदी जी ने विकास करा है। मोदी जी ने ये नहीं देखा कि 140 करोड़ में किसको क्या मिल रहा है जिसका उनको आज फ़ायदा होने जा रहा है। हम समझते हैं कि ये एक ही हिंदुओं की पार्टी है, नहीं, ऐसा नहीं। उनको मुसलमानों का वोट भी सारे देश में मिल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने एक नया नारा जोड़ दिया है और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया है वो बिल्कुल उनको अचीवमेंट होगी, पूरा मिलेगा 400 पार का नारा। और देश में जो काम आप भी देखो, आप 75 साल में आज तक नहीं हुआ। जो आज हमने ईरान में 10 साल के लिए बंदरगाह को एक लिया, 10 साल के लिए, वो किसी और 75 साल में आज तक किसी ने नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ से काम आएगा हिंदुस्तान को। जो पहले नहीं आता था वो भी सारे वहीं से व्यापार ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़ने वाला है। पर मोदी जी के बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर मोदी सरकार जीतती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो देश में तानाशाही आएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज जिस तरह आप देख रहे हैं तानाशाह की सरकार चल रही है, जो व्यक्ति भाजपा के खिलाफ बोलने का काम करता है उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग होता है, सीबीआई का दुरुपयोग। ईडी जब छापा मारती है तो नोटों के पहाड़ दिखते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है वो वॉशिंग पाउडर में धुल जाता है और उसके सारे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। आप उठाइए हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के थे, और आप अशोक चव्हाण जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हटाया था और कांग्रेस पार्टी ने हटाया था, लेकिन वो भाजपा शाम को ज्वाइन हुए और वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। आप भगवान राम की बात करते हो, अरे भगवान राम के युग में, त्रेता युग में भगवान राम तो विराजमान हो गए, लेकिन राम राज्य आना भी इस देश में बाकी है। राम राज्य तो तब आएगा जब हमें 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, जब 15 लाख हमारे खाते में आएंगे, जब हमारे अमन चैन शांति होगी। किस्म किस्म के फूलों से बने गुलदस्ते को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में रहता था, उसको तोड़ने का काम कोई संस्था करती है तो उसका नाम आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है। हम सब यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब भाई है। वो गाना है कि इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अरे भैया, आप बेरोजगारी पे बोलिए। मुद्दा राम मंदिर का है। राम मंदिर 500 साल बाद बना और कहीं ना कहीं वो भारत की अस्मिता का प्रतीक रहा है और अब जो हिंदू समाज है वो वहाँ पे लगातार जा रहा है। करोड़ों की संख्या में लोगों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। 22 जनवरी को उसकी पूजा प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से लगातार लाखों करोड़ लोग दर्शन कर रहे हैं। कितना असर डालेगा इस चुनाव में? सर देखिए, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करता हूँ, मुझे बहुत बड़ी बातें तो नहीं आती, पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वेटिकन के अंदर जितना नहीं आता टूरिस्ट, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं। आप मक्का मदीना के अंदर जितने नहीं आते उससे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। क्या ये पेड़ है? क्या लोगों के अंदर आस्था नहीं है? लोग घर से निकल कर आ रहे हैं ना, उनके पास पूरी परिवार आ रहे हैं। वहाँ पर जितने भी हैं आप देखिए। धार्मिक आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राजनीतिक फायदे की बात कर रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर बनाने का जो श्रेय मिला है उससे उसको कोई राजनीतिक फायदा होगा? सर, राजनीतिक फ़ायदा तो लोग देखते हैं, हम तो नॉर्मल आदमी, हम तो ये देखते हैं कि हमारे भगवान राम आ गए। हमें तो इसी बात की बहुत खुशी है। और दूसरी बात, मैं ट्रेडर हूँ। मैं आपसे सबसे बड़ी बात जो मेरे को फैक्टर है, ये जो चुनाव है ये कोई लोकल इलेक्शंस तो है नहीं, इसमें आपको देश की नीति देखनी है, आपको स्ट्रेंथ देखनी है कि पावरफुल कितना है हमारी कंट्री इस टाइम। सेकंड पॉइंट, सी फॉर्म हटा दिया। सी फॉर्म हटाने के बाद हमें पता है, हम ट्रेडर हैं सर, कितना सिंप्लीफाइड सिस्टम हुआ पड़ा है। आज कोई पेमेंट लेनी होती है, आज जो पहले व्यापारी आता था Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से, वो पहले कैश लेकर आता, उसको डर लगता है चोरी का। आज कोई भी आज मोबाइल फ़ोन लेकर आते हैं, 1 मिनट में ट्रांसफ़र करते हैं। यूपीआई सिस्टम्स ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग बना दें कि 22 कंट्रीज़ के अंदर आप जाओगे, आपको यूपीआई सिस्टम से काम हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन इतनी ज़्यादा आ रही है, वो मतलब ज़मीन पे आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो नीतियां हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं, पर जिस तरह से काम कर रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आपको लगता है कि लोग राम को जो लाए हैं वो राम को जनता उनको लाएगी? देखिए, मैं तो शिक्षक हूँ, शिक्षक नेता हूँ
और गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन का महासचिव हूँ। तो धार्मिक बातें या इस तरह की बातें तो हमें बच्चों और अभिभावकों से माध्यम से पता लगती है। राम मंदिर बनने के बाद में अभिभावकों का जो रुझान है वो बहुत अच्छा है, और ये बहुत पुराना मुद्दा भी था। आप अगर इसमें मेरे से पूछना भी चाहते हैं तो बहुत पुराना मुद्दा भी था, इसको एक राजनीतिक इशू बना कर रखा था। तो इसको सोल्व करने का काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया है। आप इसको ऐसे लीजिए, अभी आगे मुद्दा तो नहीं बचा ना राजनीतिक, तो इसको ऐसे लीजिए आप। हम तो शिक्षाविदों की तरह बातें करते हैं। नहीं, अभी मथुरा है, काशी है, मुद्दा तो बहुत बन जाता है। क्या लगता है आपको, मथुरा काशी मुद्दा बनेगा आगे आने वाले चुनाव में, या इस चुनाव में भी मुद्दा है क्या वो? नहीं, मुद्दा कोई नहीं है। देश की जो भावनाएं हैं वो सारे भारत को एकता और अखंडता की बात करते हैं। हम तो उस विचारधारा से हैं कि भारत एक रहे। नहीं, ये नहीं है कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और जो है तुम जो है खेल खेलो, क्योंकि लोग बड़े भावुक हैं हिंदुस्तान के। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलके रहते हैं, और 140 करोड़ जो देश की जनता है, क्या उसने आज़ादी इसीलिए ली है कि जो है एक दूसरे का कत्लेआम करें? फिर तो अंग्रेज अच्छे थे, फिर तो मुगल अच्छे थे। अगर जातियाँ ही करनी है आपस में तो क्या फ़ायदा इसी आज़ादी लेने का? शोएब जमाई जी, दुनिया जानती है उनको, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। वो क्या कहते हैं जब संविधान की बात आती है चुनने की, तो क्या कहते हैं वो? मुझे शरिया पे विश्वास है, मुझे कुरान पे विश्वास है। सबसे पहले कुरान को मानते हैं। ये लोग पता नहीं कैसे हैं, बात करते हैं कि संविधान खतरे में। संविधान तो नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री बने तब से खतरे में पड़ा है। जिस हिसाब से बात करें तो जब इंदिरा गांधी बनी प्रधानमंत्री तब खतरे में था संविधान। बात करें तो जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तब खतरे में था संविधान। कितनी बार बदलाव किया संविधान में, कई ऐसे एक्ट डाल दिए जो हिंदू के लिए एक तरीके से आज जर्जर की हालत में हो गया है। हिंदू एक तरीके से जिस तरह से वक्फ बोर्ड को डाल दिया इसके अंदर, आप सोचिए क्या कल्पना करके इन्होंने डाला है। वक्फ बोर्ड को क्यों डाला? जब बात करते हैं हिंदू भाईचारे की बात करते हैं तो वो क्यों नहीं कहते हम संविधान में विश्वास रखते हैं? क्यों शाहीन बाग को घेर के रख दिया, एक आतंकवाद का गढ़ बना के रख दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, वहाँ पे सड़कें जाम कर दी, आने जाना के लिए जो लोगों के लिए हवाई जहाज का रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया। क्यों? तब संविधान नहीं मानते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला। बड़ी बात है, और यही बात है। आप देखिए पिछले दिनों आर्थिक कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें ये रिपोर्ट में बताया गया कि हिंदुओं की संख्या घटी है और मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। कितना खतरा है इससे, या क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट को लेके, या कितना असर डालेगा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमेशा एक ही मुद्दा होता है कि 2 करोड़ नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ। इस मुद्दे का मैं बहिष्कार करता हूँ। हिंदुस्तान में नौकरियों की कमी नहीं है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सबको जाते काम करे नहीं और बैठे बैठे पैसे आते रहे। दुकान में आपको इम्प्लाई मिल जाता है, ईमानदार मेहनती इम्प्लाई, जिसको काम उसको नौकरी नहीं मिली, जिसको काम करना है ईमानदार। ये बेरोजगारी है जिसने काम नहीं करना। काम इतना है, करने वाला आदमी नहीं है। हम तो आदमी ढूंढते हैं कि हमारे पास आदमी आए, हम काम करने देने के लिए तैयार हैं। जो काम नहीं करना चाहते घर में मौत की खाना चाहते हैं। मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं। हमें रोजगार मिला, हमारी जितनी सरकारी नौकरी लगी वो पहले कांग्रेस के शासन में भी तो लगती थी। दलितों को 25 गज के मकान भी मिलते थे, लाल डोरे की जमीन भी मिलती थी, लोगों का उद्योगपति को फायदा था, प्रॉपर्टी के दाम अच्छे थे। आज सरकारी नौकरी क्यों नहीं लग रही? क्यों कहते हो 15 लाख खाते में है? एयरपोर्ट बेचा किसने? आप लोगों ने, और हमने तो वापस खरीदा है वापस। हम दूसरी तरफ चलेंगे। अब मुद्दा हम दिल्ली में लाएंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरह से एक सांसद को, राज्यसभा सांसद को, महिला सांसद को पीटा गया, उसे कैसे देखती है एक महिला होकर आप? ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और शर्मसार है। हम बल्कि जो दिल्ली की सारी महिलाएं हैं उनको ये एक मैसेज केजरीवाल के कान तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए कि ये ज़बरदस्ती, ये अन्याय, और जो दुशासन बन गए हैं ना उनके पीए जो हैं वैभव कुमार, वो अब नहीं चलेगा। वो महाभारत काल था जिसमें द्रौपदी ने सहन किया, पर वो भी उसकी वजह से महाभारत हुआ। आज ध्यान रखें केजरीवाल कि आज भी महाभारत होगा और दिल्ली की जनता उनको उखाड़ के पूरी तरह से फेंक देगी, नास्तो नाबूद कर देगी उनको। दिल्ली की जनता केजरीवाल को उखाड़ के फेंक देगी। केजरीवाल जब जेल से छूटे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा था, पर जब से मुख्यमंत्री आवास पर एक महिला सांसद को पीटा गया और उसके बाद लगातार जांच चली है, क्या लगता है कार्यकर्ताओं का उत्साह कुछ कम हुआ है? निश्चित रूप से असर पड़ेगा इसका। और एक सेकेंडली ये है कि पहले भी केजरीवाल साहब जो है बाहर थे, दिल्ली के 7 सीटें आई है। दूसरा इशू है 10 साल जो है दिल्ली को, एक छोटे से स्टेट को केजरीवाल साहब को दिया है, और 10 साल हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। मोदी जी की नीति से देखो आप, पूरा देश जो है विकसित भारत की ओर जा रहा है। 2014 में गरीब भारत, 10 साल के अंदर विकसित भारत, और अब जो है 2024 के बाद विकसित भारत के रूप में भारत होने जा रहा है।
और इसका 100 दिन का रोड मैप भी जो है प्रधानमंत्री जी ने तैयार कर दिया है। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा, एक जो है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है, देखिए किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होता। 5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हमारे देश के जो है। एक तो सुरक्षा का भाव, 2014 से पहले कितने बम विस्फोट होते थे, हर जगह लाइन लिखी होती है या लावारिस वस्तु बम हो सकती है, फट सकती है। आज कैसा हाल है, आंतरिक सुरक्षा देश को जो है एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा देश का जो है, जनता का जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने हल किया है। दूसरा सीमाओं की सुरक्षा का देखिए आप, सीमाओं के अंदर जब गलवान घाटी के अंदर चीन जब आगे बढ़ता है 500 सैनिक उसका मार दिए जाते हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारे 48 सैनिक शहीद होते हैं और चीन की हिम्मत नहीं है कोई जवाब दे कि वो जानता है कि आज का भारत मोदी का भारत है। क्या क्या लगता है आपको, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बात है? ऐसा है जो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है, अब मैं चाइना की बात करता हूँ। चीन ने हमारे देश की इतनी जो हमारा नक्शा है, इतनी जमीन को कब्जे में ले लिया है, वहाँ सड़कें बना ली पर वहाँ तो पहले से वो तो नेहरू जी के समय में अक्साई चीन अभी हुआ है, ये अभी हुआ है और दिखाई दे रहा है सारा, ये दिखाई दे रहा है। मोदी जी कहते हैं राम के नाम पे वोट लेंगे, राम के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है। मोदी 400 पार नहीं करेंगे, इस बार गठबंधन सरकार आएगी। आज गठबंधन में जितने लोग हैं इनसे पूछिए क्या वो करप्ट हैं या ईमानदार है? जिस तरह से ईडी की आपके पास आएंगे, पर ईडी जिस तरह छापेमारी कर रही है, जिस तरह विपक्ष के नेताओं के घरों में नोटों के पहाड़ दिख रहे हैं, एक आम जनता हिल जाती है, उसके लिए 500 रुपए भी बहुत होते हैं। 500 रुपए के गड्डियों के पहाड़ दिखते हैं, कैसे देखते हैं आप? इस पूरी व्यवस्था में आप ये देखिए, जो ये मूलभूत से परिवर्तन का समय है और ये बड़ा सात्विक परिवर्तन हो रहा है। किसी भी प्रकार से इसमें जो पिछली सरकारों ने हिंदुत्व को और हमारी शिक्षा पद्धति को जिस स्थान पे लें वहाँ कुठाराघात किया था, किसी तरीके से ये सनातन धर्म ही खत्म हो जाए, स्पष्ट रूप से मुंह से बोल रहे हैं, वो आज हिंदू भाईचारे की बात। राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया जाता था कि राम है कि नहीं, अब राम मंदिर जाने पर सवाल उठाया जाता है। हाँ जी, इतनी इन्होंने बातें करनी थी, आज लाइन लगा के राम ले, क्योंकि वो तो स्पष्ट है कि इनको केवल सत्ता का लालच है, जबकि मोदी जी को केवल सेवा का लालच है। उन्होंने देश को, जो आपने भ्रष्टाचार की बात कही, जो भ्रष्टाचार की जो ईडी के छापेमारी हुई, ये 70 साल से जमा हुआ भ्रष्टाचार था, ना कि आज का भ्रष्टाचार था। इसलिए भ्रष्टाचारी जो आज जो गड्डियाँ नोटों की मिल रही हैं, 1-2 दिन में नहीं इकट्ठी की गई, ये पता नहीं भ्रष्टाचार कब से था। आखिर में भ्रष्टाचारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो अधिकारी हैं, आज उनमें इतना खौफ है कि वो रिश्वत लेते हुए डरते हैं। बड़ा संदेश एक उसमें गया है। राजनेता बनने से पहले कोई टिकट के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि टिकट के लिए पैसे कहाँ से आए, बाद में रिकवरी कैसे होगी। एक अच्छा संदेश समाज में जा रहा है, बिल्कुल एक अच्छा संदेश जा रहा है। पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि काला धन वापस आएगा, पर ना अभी तक नीरव मोदी आए हैं, ना माल्य आए हैं। इसमें कानूनी कार्रवाई में अड़चन आ रही है, थोड़ा टाइम लगता है। वो उसकी नीतियां बना रहे हैं, उनको ऐसे कानून बनाने के लिए वो तभी तो 400 बार मांग रहे हैं कि ये जो ये खड्डे डाल के देश को गए हैं, वो खड्डे को खत्म करके खड्डे भरने हैं। सिर्फ एक हिंदू को एकत्रित करने के लिए मोदी जी ने जो काम करा है, पाकिस्तान में अभिनंदन के जाने के बाद आज तक कौन सा देश ऐसा है कि जो वहां से जिंदा वापिस आ जाए। यूक्रेन के युद्ध में भी तिरंगा झंडा लेकर आए हैं, डट के आए हैं, पाकिस्तान के बच्चों को भी बचाया, पाकिस्तान के लोगों को भी बचाया, पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी बचाया, और वहीं कतर के अंदर भी हमारे जिंदा लोग वापस आए हैं मोदी की कूटनीति के कारण। ये मोदी की, देखिए जी, जब किसानों को एमएसपी देने की बात आती है तब मोदी जी उन्हें एमएसपी नहीं देते। महिला आयोग के चेयरमैन की पिटाई एक बहुत बड़ा संदेश है कि महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, खास तौर पे दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ केजरीवाल जी की सरकार है। वो किसान धरने पे बैठे थे, उन किसानों को ये भी नहीं पता था कि वो किस लिए बैठे हैं। वो कहते जी हमें तो 500 रुपये रोज के दिए गए। उनको पिटाई याद है जो लट से मारे हैं। सर एक सेकंड, ये संपादक महोदय एक सवाल करना चाहूंगा कि आज के डेट में नई दिल्ली से लोकसभा सांसद कौन है? कौन है आपको? आज की डेट में कौन है? 6 जून तक कौन है? आपको तो पता ही। मीनाक्षी लेखी जी हैं, वो कैंडिडेट के साथ घूम रही हैं, काम नहीं किया इसका मतलब। मीनाक्षी लेखी का काम नालियां साफ करना नहीं है, सड़कें बनाए, उसका काम है 370 हटाना, उसका काम है उसका 3 तलाक को हटाना, ये कार्य है। मीनाक्षी लेखी नालियां नहीं साफ करेंगी। मीनाक्षी लेखी जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि वो उन्होंने 2 बार के एमपीओ को बदल दिया, या ऐसा तो नहीं है ना कि परिवारवाद नहीं है। ये बड़ों की बातें करते हैं। मैं आज का मुद्दा बताता हूँ। ये मेरे पड़ोसी हैं इधर, संदीप जी, 1 मिनट सर। संदीप जी मेरे पड़ोसी हैं। हमने 6 बार ही बोल दिया, इन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने कि जब ये आएंगे तो कोई पशु नहीं होगा, कोई वो नहीं। हमने कम से कम 6 बार कंप्लेंट कर दी। हम लोकल सब्सिडी काम नहीं कर रही है, कूड़े के पहाड़। अभी ये मीनाक्षी लेखी जी का
बल्कि कई बार उसका बजट पास करा के पैसे और खा गए। ये मीनाक्षी लेखी जी का हिसाब मांग रहे हैं। आप ये बताएं, जो कैंडिडेट आपने खड़ा किया इस समय सोमनाथ भारती जी, उसका तो हिसाब दे दो एक बार। कुत्ते से कटवाता अपनी घरवाली को, जो सोमनाथ भारती अपनी घरवाली को कुत्ते से कटवाता है। ये नारी सम्मान की बात करते हैं। साफ हुई भाई साहब, जमुना कितनी साफ, कूड़े के पहाड़ भी कितनी साफ हुई, कूड़े के पहाड़ कितने साफ हुए। जमुना जी विजय। अच्छा सर एक सेकंड, देखिए सर एक सेकंड, आदरणीय मदन लाल कपूर के बेटे खड़े, मैंने उनके साथ काम किया है, वो काम करते थे सड़कों पर। मीनाक्षी लेखी का एक काम बता दें। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि एमएलए काम नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं कारपोरेटर काम नहीं कर रहा। बांसुरी स्वराज है, बांसुरी स्वराज। पहले आप मीनाक्षी लेखी जी पे आइए। बहन जी कह रही थी कि वो नाला साफ नहीं करेगी, वो नाली साफ नहीं करेगी। ये मेरे करोलबाग के एक मिनट ये फाउंडर लोग बैठे हैं, कपूर परिवार, बकोलिया परिवार, राजावाल परिवार हैं, सुंदरवती, धर्मदास शास्त्री, क्या वो शर्म करते थे नाली साफ करने में या सीवर साफ करने में या पार्क सफाई करने में? एमसीडी क्या करेगा? शर्मनाक बात है सर, एमसीडी क्या करेगा अगर नाली सांसद साफ करेगा तो? देखो सांसद की नाली काम करने के लिए उनके वहाँ हॉस्पिटल बनाए, कोई स्कूल खोले, कॉलेज खोले। ये सांसद दिल्ली को नरक बनाने के लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। एमसीडी में भी हुए, दिल्ली सरकार में भी हुए हैं। कसम खाई थी गठबंधन नहीं करेंगे, ये आरोप लगा ले सांसद चेंज कर दिए। क्यों गठबंधन कर लिया? उन्होंने तो गाड़ी ना लेने की बात कही थी, बंगला ना लेने की बात कही थी। मैं आ रहा हूँ, आप कह रहे थे हम कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। बच्चों की कसम, क्यों कर लिया? बंगला नहीं बनाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, क्यों ले ली? 8-8 लाख के पर्दे लगा दिए, 15-15 लाख के फ्लोर पे पत्थर बिछवा दिए इटली से ला के। ये क्या है? क्यों झूठ बोलते हैं? देखो मोदी जी ने सिर्फ अपने पार्टी के ऑफिस बनाए हैं, झंडे वालन पैलेस का ऑफिस बना। सर ये आपका मुख्यमंत्री आएगा, उसका काम आएगा। एमपी के वजह से 370 हटा, मीनाक्षी लेखी जी की वजह से, इनकी वजह से जो है इतने एक देखिए बेरोजगारी देश के अंदर फैली हुई है। एमसीडी में पिछले 20 साल से भाजपा का शासन था, तब कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं हटा? अब काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। केजरीवाल ने कहा था कि एमसीडी चुनाव जीतने के बाद पहला काम होगा, कूड़े का पहाड़ खत्म होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए देखिए जो बीजेपी ने पिछले 20 साल से एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार किया हुआ है, उस भ्रष्टाचार को हटाने मीनाक्षी लेखी जी ने पूरे करोलबाग के अंदर सभी पार्कों में ओपन जिम लगवाए, सभी पार्कों में ओपन जिम लगवाए। मीनाक्षी पार्कों में क्यों क्या छोटा आदमी पार्क नहीं आता? छोटा आदमी पार्क नहीं आता, ये छोटा आदमी पार्क नहीं आता। पर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका विकास हो रहा है कि नहीं? इसी क्षेत्र में नविंद स्कूल के अंदर कंप्यूटर क्लासेस चालू कराई, मीनाक्षी लेखी हमने फंड से कराई। मीनाक्षी लेखी जी ने इसी वार्ड के अंदर ओपन जिम लगवाए। करोलबाग विधानसभा में साइंस नहीं है, पैसा आप देते हो। आप मुझे बताओ, जिस समय कोरोना काल था उस समय केजरीवाल जी कहाँ थे? राहुल गांधी कहाँ थे? वो घर से नहीं निकले। हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी निकली। केजरीवाल ने उस व्यक्ति को टिकट दी जिसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को कुत्तों से कटवाया। और मैं सोनिया गांधी जी से भी कहूंगी, उन्होंने अपनी बेटी को कोई सीट नहीं दी है लड़ने के लिए। उन्होंने आज भी अपने युवराज को ही आगे किया हुआ है। ये है, हम 3 महिलाएं हैं। ये कहते थे जब ये एक मिनट मेरी बात सुन लो भाई साहब। केजरीवाल जी जब सीएम पे बैठे, उन्होंने क्या कहा था? एक बार सुनो। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, कन्नी मोदी भ्रष्टाचारी है, दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित वो भ्रष्टाचारी है, 100 पेज की फाइल है। आज क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है। 70 साल की बीमारी है, ये एक दिन में ठीक नहीं होगी। जब दवाई जाएगी तो परेशानी होगी। आज विपक्ष के पास कोई भी ना, तो इनके पास कांग्रेस ये बताएगा कि इस बार राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और रही बात किसानों की, मैं ये पूछना, हाँ देंगे ना? झाड़ू देंगे, राहुल बोले देंगे। राहुल जी ने कहा पहली बार होगा कि मैं बटन का, झाड़ू का बटन दबाऊंगा और केजरीवाल जी हाथ का बटन दबाएंगे। और जहां तक बात किसानों की है, मोदी जी का शासन सिर्फ 10 सालों से है। क्या 10 साल पहले किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी? क्या एमएसपी 10 साल पहले बहुत बढ़िया था? 70 साल का कांग्रेस हिसाब देने से हमेशा बचती है।
70 सर शुरू से जो गवर्नमेंट रही है, शुरू से जो गवर्नमेंट रही है, हर गवर्नमेंट की जो मियाद है 5 से 10 साल, 5 से 10 साल, 5 से 10 साल रही है। और लगभग जो कांग्रेस ने राज किया है, कांग्रेस ने अपने, मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, जो कांग्रेस सब कुछ किया है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, एक स्टेज तक पहुँचे हैं। कितने एम्स बनाए, कितने IIT कॉलेज बनाए, बताओ तो सही। नहीं बताएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा, अब ये मुद्दा हम यहीं समाप्त करते हैं। लगातार जो पब्लिक है वो अपने मुद्दों पे है। कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति अभी भी दयनीय है, बेरोजगारी है, गरीबी है, और देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है। उसके लिए सशक्त सरकार चाहिए जो सबका साथ और सबका विकास कर सके। देखना होगा कि 4 जून को जो परिणाम आएंगे तो किसके फैसला किसके हक में होगा और कौन राजा बनेगा, कौन केंद्र की सत्ता का सरताज बनेगा। कैमरामैन रमेश के साथ रमेश कुमार।